सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल उसके देश में। तो चलो हम करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन और दिस इज़ पार्ट सेकेंड। तो चलो चलते हैं हमारे इस चैप्टर की तरफ। अगर वीडियो चलेगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटे को भी दबाइए। तो पहले जो हमारा पॉइंट है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पिछली वीडियो में हमने सब कुछ देखा था, तो इस वीडियो में हम वो कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेशनलिज्म का उत्पाद कैसे हुआ था यूरोप में। तो डिवीजन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी ड्यूरिंग, तो जो यूरोपियन सोसाइटी थी तो उसका डिवीजन कैसा था, यानी कि मिड 18th सेंचुरी में। तो इसके बारे में हम कुछ देखेंगे। तो इनका डिवीजन होता था किंगडम, डूचीज एंड कैंटन्स की टर्म्स में। ऐसा होता था, नेशन स्टेट का कोई आइडिया ही नहीं था उस वक्त, सिर्फ किंगडम, डूचीज और कैंटन्स थे। इसके बाद क्या हुआ, हैब्सबर्ग एम्पायर, जैसे कि एक एग्जांपल है हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर जो रूल करता था ऑस्ट्रियन हैंगरी जो रीजन था उस पर वो रूल करता था। तो हम अगली स्लाइड पे देखेंगे कि सोसाइटी का डिवीजन उस 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी में कैसा। तो पहले था एरिस्टोक्रेसी। सो डिवीजन वाज बेस्ड ऑन एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री एंड जो नया न्यू आया था वो था न्यू मिडिल क्लास, जो कि 18th सेंचुरी के बाद एमर्ज हुआ था। तो इसके बाद देखेंगे एरिस्टोक्रेसी में दे वेर मोर पावरफुल, यानी कि ज़्यादा पावरफुल लोग थे एरिस्टोक्रेसी वाले। पीजेंट्री वाले ज़रा कम पावरफुल थे। और इसके बाद जो न्यू मिडिल क्लास वाले थे दे, यानी कि वो बाद में पावरफुल बने लेटर। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है दे ओन्स मोस्ट ऑफ द लैंड, यानी कि एरिस्टोक्रेसी वाले जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ओन करते थे। पीजेंट्री वाले लैंडलेस थे, वही उनके एरिस्टोक्रेसी के लोगों के लैंड पे काम करते थे। एरिस्टोक्रेसी थर्ड में दे आर डोमिनेंट ग्रुप एंड आर रिच, यानी कि वो ज़्यादा डोमिनेट करते थे और रिच थे। वैसे ही पीजेंट्री डोमिनेटिंग नहीं थी और पुअर थी। इसके बाद जो न्यू मिडिल क्लास थी ये रिच थे और मनी थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये हुए थे। इसके बाद एरिस्टोक्रेसी हैव प्रिविलेज बेस्ड बाय बर्थ, पीजेंट्री के साथ ऐसा कोई प्रिविलेजेस नहीं था। इसके बाद जो न्यू मिडिल क्लास की थी उन्होंने प्रिविलेजेस बाद में गेन किया। इसके बाद हम देखेंगे इनका फिफ्थ पॉइंट, यानी इनका दे आर लेस इन नंबर, यानी कि ये थोड़े से कम थे। पर इनका एग्जांपल जैसे कि लैंड ओनर से थोड़े से कम लोग थे। और पीजेंट्री में इनका पॉपुलेशन ज़्यादा था, जैसे कि फार्मर पीजेंट से सादे नंबर्स में, यानी कि मोर इन नंबर्स थे। इसके बाद जो एग्जांपल है न्यू मिडिल क्लास का, इंडस्ट्रियल डॉक्टर, यानी कि जो सारे पढ़े लिखे लोग थे ये न्यू मिडिल क्लास में आते थे। तो इसके बारे में आपको सारा कंसेप्ट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते आइडिया बाय न्यू मिडिल क्लास। तो न्यू मिडिल क्लास जो इमर्ज हुआ था, तो इसका जो आइडिया था उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो इसका जो आइडिया था, उनका आइडिया था लिबरलिज्म का। तो लिबरलिज्म का आइडिया इनके लिए दो मतलब रखा था, एक तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म और दूसरा था कौन सा, एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म, दूसरा इकोनॉमिक लिबरलिज्म। याद रखिएगा। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब होता है पॉलिटिक्स के कुछ रिलेटेड होगा, और इकोनॉमिक्स लिबरलिज्म का मतलब होता है इट्स रिलेटेड टू मनी या मार्केट। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि अपनी मर्जी से गवर्नमेंट, हम लॉ के बिफोर सब लोग इक्वल है। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, यानी कि गवर्नमेंट ये पार्लियामेंट से होना चाहिए ऐसा। इसके बाद इकोनॉमिक लिबरलिज्म और फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट की फ्रीडम होनी चाहिए, हमें कुछ टैक्सेस बिक्सेस नहीं होने चाहिए या कम होने चाहिए। रिडक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूज, डायरेक्ट ख़त्म नहीं होने चाहिए पर कम होने चाहिए, ऐसा मतलब था। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लिबरलिज्म आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम कुछ देखने वाले, सो यहाँ पे हम आगे का जो टर्म देखने वाले वो है कंजर्वेटिज्म, यानी कि कंजर्वेटिज्म जो इमर्ज हुआ था। इसके बाद हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। तो आपको ऐसे पता ही होगा कि जो नेपोलियन हारा था तो उनके बाद कंजर्वेटिव्स का राजा आया था, PRAB, प्राब, ये याद रखना। तो कंजर्वेटिव इसका मतलब रूल ऑफ कंजर्वेटिव प्राब, प्रूशिया, रसिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन, तो याद रखना। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, ये मेट एट वाइना, यानी कि जो वेना थी इस जगह पर वो मेट किए और उन्होंने एक ट्रीटी साइन की अंडर द, यानी कि ऑस्ट्रेलियन कैंसर ड्यूक मैटरनिट के। तो ट्रीटी में क्या था, तो रिस्टोरेशन ऑफ बोर्बन डायनेस्टी, यानी जो बोर्बन डायनेस्टी थी उसे रिस्टोर कर, जिसे हटा दिया गया था उसे रिस्टोर कर दिया गया। इसके बाद क्या किया, सीरीज ऑफ स्टेट, यानी कि जो फ्रांस थी उसके बाउंड्री पे बहुत सारे स्टेट लगा दिए गए। ऐसा इसलिए लगा दिया गया ताकि फ्रांस का फर्दर एक्सपांशन ना हो फ्यूचर में, इसीलिए ऐसा किया गया। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, प्रूशिया वॉज गिवन एन इंपॉर्टेंट टेरिटरी ऑन वेस्टर्न फ्रंटियर, यानी कि जो वेस्टर्न फ्रंटियर थी उस पर प्रूशिया का राज दिया गया। ऑस्ट्रिया को इटली पे कंट्रोल दिया गया, और जो रशिया थी उसे पोलैंड पे कंट्रोल दिया गया। रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड,
ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, हर एक की एक चीज़ें है, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। और 6 पॉइंट द कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट जो कि नेपोलियन ने बनाए थे उसे अनटच रहने दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिवॉल्यूशनरीज के बारे में। तो रिवॉल्यूशनरी की मेन रिवॉल्यूशनरी पढ़ने वाला है गुस्सीपी मजनी के बारे में हमें पढ़ना है। तो आप ये नाम याद रखिएगा, गुस्सीपी मजनी। तो ये बॉर्न हुए थे जिनोवा में 1807 में, बॉर्न इन जिनोवा 1807। तो ये कौन थे? ही एज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी, यानी कि ये इटली के रिवॉल्यूशनरी थे। इसके बाद इनका कुछ यानी कि उन्हें एग्जाइल में यानी कि जेल में भेजा गया था 24 की एज में, क्योंकि उन्होंने एक लिगोरिया में एक क्या किया था, रिवॉल्यूशन अटेम्प्ट किया था। और इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी फाइंड की थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। तो यंग इटली मर्सेलिस में थी और यंग यूरोप बेर्नी में थी। इसके बाद इन्होंने कुछ एक वाक्य बोला था, गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो इनका एक वाक्य था जिसकी वजह से हमें बहुत, तो इनका मतलब था गॉड ने जो नेशंस होते, तो नेशंस को हमारे लिए गॉड ने इंसान के लिए ये बनाया, इनका ऐसा मतलब था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मिलते हैं अगले, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।